सिर्फ पीटीएन न्यूज़ पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम फिर चलते हैं विनय बिहारी जी से और जानते हैं इनकी आगे की ज़िंदगी की कहानी। सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो एल्बम थी वो सबसे पहली एल्बम कौन सी रिलीज़ वही चंपारण के बाबू 1989 में रिलीज हुई थी। तो जब रिलीज़ हुई तो उसमें क्या आपको एक्सपीरियंस मिला, क्या दिक्कतें आई पैसा वगैरह को लेके? नहीं, आपको मैं बताता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उस समय का माहौल कुछ अलग था, आज का माहौल कुछ अलग है। उस समय ऑडियो हिट होता था तो उसके वीडियो बनते थे, बहुत सिलेक्टेड एल्बम्स के वीडियो बनाए जाते थे। वीडियो का ज़माना नहीं था, ऑडियो का ज़माना था। और मेरी जो पहली एल्बम आई 1989 में, उस समय जब इंटर में पास किया था, तो मुझे चूँकि मैं गया था गीत लिखने, एक अजीब हादसा है, ईश्वर किसी को क्या बना देता है पता नहीं। मोती झील मुजफ्फरपुर में मैं बहुत दिन से एसएम सीरीज जाता था, आता था, घंटों खड़ा रहता था, कॉलेज भी कभी कभी छोड़ देता था कि आप हमारे गाने सुन लें, आप हमारे गाने सुन लें, आप हमारे गाने सुन लें। गानों को लेकर के बहुत स्ट्रगल किया हमने। मैं समस्तीपुर भी शारदा सिन्हा जी के घर पे गया, जहाँ उनके दरबार ने भगा दिया था मुझे। मैंने बहुत दिन के बाद जब शारदा सिन्हा को अपनी फिल्म में गाना गवाया, सुहागन बना द सजना हमार, उस फिल्म में शारदा जी को जब मैं गाना दिया, शारदा जी ने मेरे गीत को गाया और गाना गाने के वक्त ही रोने लगी। बोले बहुत अच्छा गाना आप लिखे हैं। तो हम बोले कि बहुत दिन के बाद आप तक पहुंचा। बोले मतलब? हम कहे कि जब स्ट्रगल के दौर में थे तो समस्तीपुर आपको गाने देने के लिए गए थे, आपके दरबार ने मुझे भगा दिया था। बोला कि तुम्हारे जैसे लड़कों से गाना नहीं लेती हैं, छोटे छोटे लड़के आते से नहीं गाना लिखने, बहुत बड़ी कलाकार हैं, भागो भागो बाद में आना। तो उसी तरह से मोती झील में भी दुकान पे घंटों खड़ा रहना, कुछ फ़ायदा नहीं। अचानक एक दिन बम पटकाया मोती झील में। बम पटकाने के बाद सारी दुकानें बंद हो गई, मैं भी शटर के अंदर बंद हो गया। तो जो मालिक थे दीप कुमार चौधरी जी, दीप कुमार चौधरी जी बड़े भाई की तरह, बहुत अच्छा स्नेह उनका मिला। दीप कुमार चौधरी जी ने कहा कि अब तो पुलिस आएगी, शटर खटखटाएगी तो न दुकान खोलेंगे, तब तक सुनाइए गाना। मुझे भी तन्हाई मिली, उस दुकान के भीतर और कोई था नहीं, कस्टमर भाग ही गए थे, वो दुकान और दुकान के जो स्टाफ और मैंने गाने सुनाए। मैं बोला कि कौन से गाना सुना उस समय आप तन्हाई में? वो तो बता ही रहा हूँ। मैंने उनको गाने सुनाए। एक गाना था उसमें, लौरिया में लहंगा लूटल, चनपटिया में चुनरी, साड़ी साया भइल बरामद, जोगा पट्टी डुमरी, टीका टीका सिकटा में तो हर भुलाइल बा, बाली बेतिया बरामद होके आइल बा। यही गाना था। तो मैंने समझा कि ये किसी और से गवाएंगे, क्योंकि उस समय एसएम सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे गायक थे। हेमकांत झा जी थे, सुरेश पंकज जी थे, सोनू, ऐसे करके ज्ञानेश्वर दुबे, मैंने मैथिली के तो बहुत बड़े बड़े गायक थे उस समय। भोजपुरी के भी कलाकार एसएम सीरीज के संपर्क में थे। अचानक दीप कुमार चौधरी जी ने कहा कि नहीं, गाने तो आप ही को गाने। मैं बोला मैं तो गायक नहीं हूँ, मैंने तो हारमोनियम सीखा भी नहीं है। नहीं, वो आप हारमोनियम सीखे नहीं सीखे उससे मतलब नहीं है, आप टेबल ठोक के बजाते हैं, गाते हैं, जिस तरह से गाते हैं उसी तरह से गा दीजिएगा, एल्बम हिट हो जाएगा। अब मैं 3 रात सोया नहीं कि कैसे गाऊंगा। ड्रामा में गाना अलग बात है, नाच नौटंकी में गाना अलग बात है, गांव में कोई प्रोग्राम हो रहा है उसमें माइक थाम करके 2 गाना गा देना अलग बात है। अब स्टेज पे स्टूडियो में, और उस समय भी स्टूडियो आज तरह का नहीं था, हाईटेक नहीं था। नहीं, अगर कोई गाना बीच में गड़बड़ तो फिर से गाओ। अब एक गाना अगर अंतिम अंतरे में जाके ख़त्म होता है, वहाँ आप गलती कर गए तो फिर से शुरू से स्टार्ट से। हाँ, वो एक बार शुरू हो गया तो पूरा गाना, और अनुभव था नहीं, पहला कैसेट था। लेकिन ईश्वर की असीम कृपा रही, बिना हारमोनियम सीखे मैं गायक हो गया। 4-5 कैसेट लगातार गाया मैं, बहुत हिट हुए। उसके बाद से
किसी ने मुझे कुछ खिला दिया, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई। बहुत दिन तक इसका इलाज करवाया यहीं पटेल नगर में बी भट्टाचार्य जी से। उसके बाद उनको भी थैंक्स, बी भट्टाचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं महसूस करता हूँ कि मुझे बोलने में उस समय कितनी कठिनाई होती थी। मैं रात को रोता था कि मैं अब क्या करूँगा। एक बार ऐसे ही रो रहा था तो मेरी माँ आ गई, मुझे बोली कि क्यों रो रहे हो। तो मैं बोला अब गा नहीं पाऊँगा तो रोऊंगा ना, और क्या करूँगा। तो बोला तुम तो गाना लिखते हो। मैं बोला लिखता हूँ। तो गाना लिखो। ईश्वर ने आवाज़ दिया था, धरती पर किसी इंसान ने छीन लिया। कुछ खिला दिया तुमको, तुम भी खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते हो। किसी भी कोई भी आदमी कोई चीज़ देता है खा लेते हो। मैं अपने गायक कलाकारों को एक सलाह दूंगा अपने माध्यम, क्योंकि मैं भोगा हूँ। जी जी। कभी भी कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो जी, आप खाने की चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखें। जी जी। कौन क्या मिला के खिला देगा और आपकी आवाज़ चली जाएगी। और मैं तो विनय बिहारी बन गया, गीतकार बन गया, हीरो बन गया, प्रोड्यूसर बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया। जी आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, जी। लेकिन आपकी आवाज़ चली जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैंने 4 साल अपना बी भट्टाचार्य जी का दवाई खाया है और बहुत तकलीफ़ में ये आवाज़ फिर पुनः प्राप्त किया, वो भी सही रूप में नहीं प्राप्त कर पाया। अगर बात करें भोजपुरी एल्बम्स की, तो बहुत सारे आपने एल्बम निकाला, उसमें कुछ एल्बम विवादित भी हुई, जिस पे आप पे एफआईआर भी हुई थी दर्ज। हालांकि कोर्ट ने बाद में आपको बेल दे दिया। तो वो कौन सी विवादित एल्बम थी और क्या शब्द ऐसे थे जिस पे विवाद छिड़ा था? अभी आपको मैं बताता हूँ। विवादों से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। सबसे पहले बिहार की इस धरती पे कलाकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। कलाकारों की स्थिति इसलिए अच्छी नहीं है कि कोई भी अच्छे कलाकार को बिहार सरकार सम्मानित नहीं करते। यहाँ वैसे कलाकार जिनको गाना बजाना सुर संगीत से बहुत लगाव नहीं है, लेकिन बड़े लोगों से लगाव है, नौकरशाह लोगों से लगाव है, तो आपको आपकी दाल रोटी चलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 15,000 गाने मैं लिख चुका हूँ। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई भी भोजपुरी भाषा का व्यक्ति गीतकार मेरे आधे में नहीं है। लेकिन आज तक किसी मंच से किसी मंत्री किसी मुख्यमंत्री के माध्यम से मुझे 1 साल और कंबल तक नहीं मिला। अब लोग कहते हैं कि खाली गंदे गीत। भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं 10-20 गंदे गाने नहीं लिखे। हम कोई साहित्यकार नहीं हैं, गीतकार हैं, शायर हैं। मुझे बंदिशों में लिखना पड़ता है, मुझे कंपनी के हिसाब से लिखने पड़ते हैं, मुझे गायकों के हिसाब से लिखना पड़ता है। बहुत सारे गायक हैं जो गायक हैं और गायक बन गए, उनको पता नहीं है, हारमोनियम बजाने नहीं आता, सुर संगीत का ज्ञान नहीं है। वो ऐसे मसालेदार चुटीले गाने नहीं गाएंगे तो बाज़ार में उनको कुत्ता नहीं पूछेगा। आदमी तो आदमी है। तो अब कहने का मतलब वैसे लोगों के भी तो रोज की दाल है, वैसे लोगों के भी तो परिवार है। तो हमारे कहने का मतलब है कि उस तरह में कुछ गानों की रचना हमारे हुई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज ऐसा कोई संगीत का क्षेत्र नहीं है जिसमें हमने अपनी कलम नहीं चलाई हो। आज भजन सबसे ज़्यादा 7 से 8 हज़ार भजन हमारे लिखे हुए हैं। भजन के लिए कोई प्रोत्साहित नहीं किया। बिहार की वस्तु स्थिति पे हमारे गाने आए हैं। बीए का बकरी चरावता, बिहार नहीं सुधरी, लालू बालू आलू, दादा हो 12 गो मुड़िया कटाइल बा, कितना एल्बम हमारा आया। लेकिन वैसे एल्बम बाज़ार में खूब बजे, खूब सराहे गए, मेरा खूब नाम हुआ। लेकिन आज तक बिहार सरकार के माध्यम से कोई प्रोग्राम नहीं मिला। बिहार सरकार के किसी मंत्री या किसी मुख्यमंत्री का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। यहाँ लालू चालीसा लिखने वाले को, लालू कुंडलियाँ लिखने वाले को, नीतीश कुमार जी की बड़ाई लिखने वाले को फ्लैट मिलता है, नौकरी मिलती है। लेकिन कोई अच्छा अगर आदमी हो, भजन का राइटर हो, तो 1 गाना 2 गाना उठा लीजिए। अब ये गाना मेरा आया था, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, वो पूरा गाना सुनिएगा तो गंदा नहीं है। वो एक हुक लाइन जो है ना, बाचे पैबू नहीं अखिया के चोट से, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, है ना, सैया जी दिलवा मांगे ला गमछा बिछाई के।
ऐसे गाने हैं। अब वो गाना था, उस पर भी विवाद हुआ था, काका हमर विधायक हुआ नहीं डराए हो, डबल चोटी वाली तो होकर टांग ले जाए हो। ये हमने अखबारों से पढ़ा था कि विधायक का भतीजा जो है वीमेंस कॉलेज के सामने एक लड़की को उठा लिया था। मैंने लिख दिया गाना, मिसरी मलाई खैलू कैलू तन बुलंद, अब खैया शकरकंदा लगा भइल झारखंड। मैंने उस समय गाना लिखा था। और चीनी मिल के ऊपर गाना लिखा था हमने, अलकतरा घोटाले के ऊपर गाना लिखा था, 12 संगार पे गाना लिखा था, बीए करके बकरी चराओ था। ये जो मेरा गाना सुपर हिट है, आनंद मोहन जी ने गाया था। छैला बिहारी जी हमारे गायक रहे उस समय, जो जनवादी गाने हुए थे, बहुत सारे गाने लिखे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल एक और हमारे ऊपर मुकदमा हुआ था, जो आरा से हुआ था, उसमें तो हमको समझ में नहीं आता है कि केस करने वाला कितना बड़ा पागल है। मैं पागल इसलिए बोल रहा हूँ। वो क्या विवाद थी? मैं वही विवाद बता, एक कैसेट आई होली की जी। अमूमन होली का कैसेट थोड़ा चटकदार भड़कदार होता है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। आज जिस आदमी ने उस होली के एल्बम पे जो केस किया है, मैं कहता हूँ उसकी भावना कहाँ मर गई है। जब ढोड़ी में घोंप समियाना का चोप और बिया बिना भैले सामान लागल फैले टाइप का गाना बाजार में बज रहा है, अभी वो क्यों नहीं केस करता है? जबकि जिस एल्बम पे केस हुआ है उसको पहले पता करना चाहिए। वो पागल इसीलिए बोल रहा हूँ कि उस आदमी को पहले पता करना चाहिए कि इस एल्बम में मेरे गीत कौन है। अब ऐसा नहीं ना, किसी एल्बम में 5 गीतकार हैं और मेरा उसमें 2 गीत है, तो मेरा डबल मीनिंग का है। मेरा अगर गंदा गीत है तो मेरे ऊपर केस करो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि उस एल्बम में कभी होता क्या समझ ली। वो आदमी नासमझ है, पागल है, इसलिए बोलता हूँ मैं। पागल उसके सामने भी बोला है, उस पर भी वो नाराज़ हो गया है। मैं कहता हूँ कि एक एल्बम है, कंपनी के माध्यम से या गायक के माध्यम से, भैया 2 गाना लिख दिया। अब बाकी 6 गाने वो किससे लिखवा रहा है? बाकी के 8 गाने, अमूमन 10 गाने 8 गाने होते हैं एल्बम में, बाकी के 6 गाने 6 राइटर से लिखवा रहा है कि किसी दूसरे से। कोई राइटर का घर बक्सर है, कोई का बेतिया है, कोई का डिहरी है, कोई का टाटा है, कोई का डिहरी डुमराव है। अब ये बताइए, किसी का गोपालगंज है। तो ये पूरे राइटर एक साथ बैठ के तो एल्बम लिखे नहीं। आपको केस करने से मैं मना नहीं करता, मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी का स्तर सुधरे, मेरी भी कोशिश है। और आप हमारे 2-4 गानों को लेकर के मुझे बार बार जलील करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे अच्छे गानों की भी चर्चा करूँ, है ना जी। लेकिन आप पर्टिकुलर जिस गाने को लेकर, जिस एल्बम को लेकर के केस हुआ, मैं उनसे विनतीपूर्वक कहा कि आपको केस करने के पहले सुन लेना चाहिए कि कौन सा गाना किस राइटर का है। अगर जिस गाने पे आपको आपत्ति है वो गाना मेरा लिखा हुआ है, तो आपका हक बनता है मेरे ऊपर आप केस करें। तो क्या बाइस्ड केस है, उनके विषय में मैं यही जानता हूं कि वो इसी तरह का केस करते रहते हैं और टी-सीरीज टिप्स भीनस से पैसे ठगते रहते हैं। अभी दर्शन कुमार जी ने उनको पैसे दिए, तो वो एक पेशेवर आदमी हैं जिनको बड़े आदमियों पर कोई एक छोटी सी बात हो तो एक अपनी बनाए हुए हैं यूनिटी, एक कमेटी है उनकी, एक अपना उनका है, और उसी के माध्यम से वो बड़े लोगों पर एक कर देते हैं कि केस में दौड़ने के बचने के हिसाब से अपना 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख दे देगा जी। लेकिन मैं तो कोई गलती नहीं किया, मुझे भी बाहर से ऑफर आया था पैसा वैसा दे करके सलट लेना चाहिए। मैं 1 पैसे नहीं दूं, मैं कोर्ट कचहरी में खर्चे करूंगा, लेकिन मैं पैसे उनको नहीं दूंगा। क्यों दूंगा पैसे? वो अगर भोजपुरी के सही मायने में हिमायती हैं तो मैं उनको ऐसे 25 गाने देता हूँ जो गाने परिवार में सबसे नीचे स्तर पे भी अनपढ़ कोई आदमी होगा तो भी सुनने से हटेगा। वो 25 गानों के 25 राइटरों पर केस करें तो मैं समझूं कि वो भोजपुरी के प्रेमी आदमी। हम उनको गाने देते हैं, हमें मालूम है कि वो कौन कौन से अप्रभंश गाने हैं, एकदम बेवर्ड गाने जी, एकदम बेवर्ड गाने हम देते हैं 25। बोले चोलिया में मुर्गुआ कुहू कुहू है, समियाना का चोप ढोड़ी में घोप, बिया बिना भैले सामान लागल फैले, इस तरह के गाने हैं। इससे भी भद्दे भद्दे गाने आ गए हैं। तो इन गानों पे अभी एक गाना सुपर हिट चल रहा है, दिनवा में सैया ना बोले रतिया में चोली खोले। बताइए काहे नहीं कंप्लेन करते हैं? क्या उनकी भावनाएं मर गई हैं क्या? हैं? तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के विषय में बस इतना ही कहना है कि ये लोग एक मतलब समाज के ठेकेदार बन गए हैं
और काम कुछ नहीं, बस एक पेशेवर आदमी की तरह, एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह पैसे वसूलने का व्यवसाय करते हैं कि इसको यहाँ केस कर दो, उसको वहाँ केस कर दो, उसको वहाँ केस कर दो, यही काम है। मैं तो एक लाइन में कहता हूँ, आप भोजपुरी के सही मायने में प्रेमी हैं तो ऐसे गानों के प्रति आंदोलन करिए। मेरे भी आज की तारीख में अगर कोई गाने आए, अब जो मैं लिख दिया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो 2 ही गाने लिखे, क्यों लिखे, लेकिन उस समय पापी पेट का सवाल था, पिताजी ने घर से निकाल दिया था, बाज़ार में 1 रुपया कहीं कोई देने वाला नहीं था, भूखा क्या नहीं करता। अगर मैं गलत बोलूँ तो हमारे ऊपर कोई भी कोई इल्ज़ाम लगाया जा सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उस समय हमारी स्थिति ये थी कि मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था। अच्छे बड़े जो सिंगर थे उनके दरवाजे पे गए, जैसे मैंने बोला शारदा सिन्हा के दरवाजे पे गया, उन्होंने भगा दिया, तो मैं बिजली रानी के यहाँ गया, बिजली रानी के हज़ारों गाने लिखे हमने। तो मेरे कहने का मतलब कि भूखा क्या नहीं करेगा, मरता क्या नहीं करता। मेरी वैसी स्थिति थी कि मैं उस तरह के गानों पे कलम चलाया हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं दूध का धुला हुआ हूँ, गंगा जल का नहलाया हुआ हूँ, लेकिन 12,000 15,000 गीत लिखने वाला गीतकार अगर 50 गाना उस तरह का लिखा है तो उसको समाज को माफ़ करना चाहिए। और ऐसे गाने जो बाज़ार में आ रहे हैं, इस तरह के गानों पे पाबंदी होनी चाहिए। और जो लोग हमारे ऊपर कभी या किसी वक्त केस किए, जो ख़त्म हो गए या चल रहे हैं, मैं उन महानुभावों से कहूँगा कि अगर आप सही मायने भोजपुरी का बेटा हैं, भोजपुरी को अपनी माँ समझते हैं, तो इन गानों के प्रति आप अपना कान बंद मत करें। यहाँ एक वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं जाइए नहीं, क्योंकि ये तो था अब निजी जिंदगी की, कैरियर की विनय बिहारी जी की कहानी। अब हम आएंगे राजनीति पे और दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए, बने रहिए पीटीएन न्यूज़ पे। सिर्फ पीटीएन न्यूज़।